गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ड्यूटी स्क्रैप फ्रॉम एडिबल ऑयल। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स अलाउ किए हैं क्रूड सोयाबीन ऑयल के और क्रूड सनफ्लावर ऑयल के अगले 2 साल के लिए। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 18.8% के आसपास पहुंच चुकी है एडिबल ऑयल में, तो वो लोगों को तंग कर रही है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि थोड़ा सा प्राइस रिलीफ मिलेगा लोगों को अगर हम कस्टम ड्यूटी का जो है स्क्रैप कर देते हैं तो। ठीक है, तो एडिबल ऑयल का हम टॉपिक थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं इसलिए क्योंकि हमको मौका लगा है। तो अब ऑयल सीड्स और एडिबल ऑयल जो है वो एसेंशियल कमोडिटीज़ है, आपको पता ही है। अब एक लेटेस्ट डेटा के मुताबिक जो है हर इंडियन लगभग 19.5 किलो एडिबल ऑयल हर साल एवरेज जो है वो कंज्यूम करता है। तो इसका मतलब लगभग 26 मिलियन टन्स जो है एडिबल ऑयल पर ईयर इंडिया में डिमांड है। लेकिन डिमांड सप्लाई मिसमैच भी है। हम 32 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल सीड्स जो हैं वो 25 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड पे उगाते हैं, लेकिन जो रिकवरी है वो सिर्फ 28% होती है। तो 28% रिकवरी का मतलब क्या हुआ? लगभग 8.5 मिलियन टन जो हम एडिबल ऑयल इंडिया में हम प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो हमारी जो डिमांड है वो लगभग 26 मिलियन है, लेकिन प्रोडक्शन इंडिया में सिर्फ 8.5 मिलियन टन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन सिर्फ 30% है हमारे टोटल डिमांड की। इसका मतलब क्या हुआ? हमको ज़्यादा हमारी डिपेंडेंसी इम्पोर्ट के ऊपर होती है। तो पाम ऑयल जो है वो सबसे ज़्यादा इंडिया इंपोर्ट करता है। और ओवरऑल अगर हम देखें कि एडिबल ऑयल हम इंडिया में कितना इंपोर्ट करते हैं, तो लगभग एग्रीकल्चर इंपोर्ट का जो हमारा बिल होता है उसमें 40% जो है वो सिर्फ एडिबल ऑयल का बिल होता है, जिसमें पाम ऑयल जो है सबसे ज़्यादा होता है इंपोर्ट। तो पाम ऑयल हम कहाँ से लेते हैं? इंडोनेशिया और मलेशिया से। सोया ऑयल लेते हैं हम अर्जेंटीना और ब्राज़ील से। यूक्रेन और अर्जेंटीना से हम सनफ्लावर ऑयल लेते हैं। और आपको पता है यूक्रेन में जो सिचुएशन डेवलप हुई है उसकी वजह से हमारे पास हमारी प्राइस वॉलेटिलिटी आ रही है, सनफ्लावर ऑयल के आने में हमारे को दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो एक तरह से अगर जब भी जो है अगर इंटरनेशनल मार्केट जो है एडिबल ऑयल में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हमारे में जो है कंज्यूमर्स के लिए प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है। तो गवर्नमेंट ने भी कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी मिशन था ऑयल सीड्स का 1986 का, उसको जो है कन्वर्ट करके नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम कर दिया गया 2014 में। उसमें सीड लगाने के, फार्म इम्प्लीमेंट्स लेने के लिए, वाटर एप्लीकेशन टूल जो है वो खरीदने के इंसेंटिव्स दिए जाते हैं ताकि लोग जो है हमारे फार्मर्स जो हैं ऑयल सीड प्रोडक्शन कर सकें। ठीक है, फिर अभी रिसेंटली हमने डिस्कस भी किया था अगस्त में, नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम स्कीम भी लेके आई थी गवर्नमेंट ताकि इंडिया एडिबल ऑयल के लिए सेल्फ रिलायंट बन सके। फिर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है उसमें भी MSP दी जाती है, ऑयल सीड क्रॉप्स पे बफर स्टॉक क्रिएट करने की बात की जाती है ताकि हम ऑयल सीड्स में सेल्फ रिलायंट हो सके। ठीक है, फिर टाइम टू टाइम अगर प्राइसिंग की इशू आ जाता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो ड्यूटी स्ट्रक्चर, जैसे अभी हमने रिव्यू किया है वैसे हम कस्टम ड्यूटी को रिव्यू कर देते हैं ताकि जो है लोगों के ऊपर प्राइसिंग का ज़्यादा भार ना आए। ठीक है, फिर कुछ गवर्नेंस इनिशिएटिव्स भी हैं, जैसे डायरेक्टरेट ऑफ शुगर एंड वेजिटेबल ऑयल जो है उन्होंने एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाया है ताकि गवर्नमेंट के पास डेटा आता रहे, वेजिटेबल ऑयल सेक्टर को जो है रियल टाइम डेटा आता रहे और उसके बेसिस पर गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म्ड पॉलिसी डिसीजंस ले सके। ठीक है, तो ये कुछ हमारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ड्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरमेंट सेक्शन के लिए। तो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने ये रूल्स को नोटिफिकेशन निकाला है, इसका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन, और कहा है कि अगस्त से इस साल जो है ये रूल्स जो हैं वो इन्फोर्स किए जाएंगे। अब न्यू चेंजेस क्या हैं? अब इसमें कहा गया है कि हमारा मोटिव ये है कि 2023 तक हम 60% ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कलेक्ट करके रिसाइकल करेंगे इंडिया में, और अगले साल उसके 2024 तक हम इसको 70% तक ले जाएंगे और 2025 तक 80%। मतलब 2025 तक हम चाहते हैं जितना भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट होता है उसका 80% इंडिया में कलेक्ट होकर रिसाइकल हो जाए। ठीक है, फिर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट्स की भी बात की गई है। इसमें एक जो है रूल बनाए गए हैं कि कैसे जो है कंपनीज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर सर्टिफिकेट्स जो है वो प्रोक्योर कर सकेंगी, और उसमें उनको बताना पड़ेगा। सर्टिफिकेट में क्या होता है, उनको बताना पड़ता है कि उन्होंने कितना जनरेट किया है ई वेस्ट, कितना उन्होंने कलेक्ट किया और कितना उन्होंने रिसाइकल कर दिया एक साल के अंदर, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो अगर वो जनरेट कर रहे हैं तो उनको कलेक्ट करके उसको रिसाइकल भी करना है ई वेस्ट को। फिर एक ऑनलाइन पोर्टल बना दी गई है जिसको CPC भी मॉनिटर करेगा, और उस पर जो है ये EPR जो है आपके उनको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा और अपनी एनुअल प्रोडक्शन बतानी पड़ेगी और उनको टारगेट बताना पड़ेगा कि वो कितना ई वेस्ट जो उन्होंने जनरेट किया है उसको वो कलेक्ट करेंगे। फिर अगर वो इसको नहीं करते हैं तो उसके पेनल्टी पड़ेगी। ऑफकोर्स पेनल्टी अभी नहीं बताई है कि कितनी पेनल्टी पड़ेगी, और ये भी प्रोविजन दिया है कि अगर आप उस साल का टारगेट नहीं पूरा कर पाते हैं तो
अगले 3 साल में आप उसको टारगेट को पूरा करना है, ऑफ कोर्स विद सम पेनल्टी। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की प्रॉब्लम इंडिया में कितनी बड़ी है? तो इंडिया लगभग 1 लाख जो है 1 लाख से भी ज़्यादा, रादर 10 लाख के आसपास जो है वो टन्स ऑफ ई वेस्ट जनरेट करता है, और सिर्फ 6% या 10% मैक्सिमम जो है हमारा 2019 के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 10% जो है हम अपने टोटल ई वेस्ट को कलेक्ट कर पाए हैं। ठीक है, तो जितनी कलेक्शन हुई भी है वो सिर्फ इनफॉर्मल सेक्टर ने की है, मतलब 90% जो ई वेस्ट की कलेक्शन होती भी है तो वो इनफॉर्मल सेक्टर, जो आपके रद्दी वाले या जो नीचे के लेवल के होते हैं, बेसिक लेवल के इनफॉर्मल सेक्टर, वही सिर्फ कलेक्ट कर पाता है। आपका जो फॉर्मल सेक्टर है, जिन्होंने जनरेट किया है, उनके पास उसको कलेक्ट करके उसको डिस्पोज ऑफ करने के प्रोविजंस है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो ज़्यादा कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हमने इसी के लिए 2016 में निकाले थे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, ताकि हम जो हमारे जनरेटर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, डीलर्स हैं, ई रिटेलर्स हैं, रिफर्बिशर्स हैं, उनके ऊपर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकें, वो कैसे रिकवर करेंगे और कैसे रीयूज़ करेंगे ई वेस्ट के यूजफुल मटेरियल को। ठीक है, तो अर्बन लोकल बॉडीज़ को जो है ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि जो ऑर्फन प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, जो कोई भी क्लेम नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब कि कोई भी प्रोड्यूसर जो है, कोई भी मैन्युफैक्चरर, डीलर, ई रिटेलर या रिफर्बिशर कह रहा है ये मेरा तो प्रोडक्ट नहीं है, तो जो ऑर्फन प्रोडक्ट है उसको जो है कलेक्ट करके ई वेस्ट कलेक्शन उसकी करना अर्बन लोकल बॉडीज़ की जिम्मेदारी बनाई गई है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है पेनल्टी भी रखी गई है, अगर कोई वायलेट करता है इन रूल्स को तो उसके लिए पेनल्टी भी इंट्रोड्यूस की गई थी। अब जो है 2016 में ही अमेंडमेंट भी की गई, इसके अंदर जो है CPCB को जो है वो एक तरह से मॉनिटरिंग एजेंसी बनाया गया कि वो ही जो है प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस को जो है मैनेज करेगी, और ये देखेगी कि जितनी भी कलेक्शन हो रही है वो लेजिटिमेट हो रही है, और प्रूफ उसके शेयर CPCB के साथ किए जाएंगे। ठीक है, तो अब जो है PROs जो हैं वो उससे पहले जो है प्राइवेट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से जो है ई वेस्ट को प्रोक्योर नहीं कर पाते थे, तो इसके लिए ही जो है ये CPCB द्वारा एक रजिस्टर्ड पोर्टल और जो रजिस्टर्ड एक एजेंसी बनाई गई, ताकि जो CPCB मॉनिटर कर सके कि जो भी ई वेस्ट कलेक्ट किया जा रहा है वो लेजिटिमेट है, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती किसी और का ई वेस्ट जो है उसको कलेक्ट करके आप जो है क्लेम उसका बाद में खुद डाल दो। ठीक है, तो इसके लिए अमेंडमेंट की गई थी। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कुतुब मीनार। तो आपका ये हिस्ट्री के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, या इवन आर्ट एंड कल्चर के लिए भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स जो है उसको कहा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कि ये कोई प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअली एक सिविल सूट दायर किया गया था दिल्ली के कोर्ट में, और कहा गया था कि जो हिंदू और जैन टेम्पल्स हैं कुतुब मीनार के प्रेमिसेस में, वहाँ पर राइट टू प्रे जो है उनको रिस्टोर किया जाए, और उन टेम्पल्स को भी जो है वो रिस्टोरेशन की जाए। तो उसको जो है नकारते हुए जो है उस सिविल सूट को भी डिसमिस कर दिया गया था, और अब जो है उसको दोबारा से जब लाया गया है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो उसके अगेंस्ट जो है वो कह रही है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा कुतुब मीनार के बारे में देखते हैं। तो कुतुब मीनार जो है आपके महरौली में पड़ता है। ऑफकोर्स दिल्ली सल्तनत के टाइम पर इसको बनाया गया था, ऑफकोर्स स्टार्ट किया गया था उस टाइम पर, और सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए इसको बनाया गया था। तो शुरुआत जो है इसकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, उसके बाद इसको इल्तुतमिश ने भी कंटिन्यू किया, लेकिन फाइनली कंप्लीट कब जाकर हुआ ये, फिरोज शाह तुगलक के टेन्योर में। ठीक है, तो अब जो है इसके अंदर अलाई दरवाज़ा गेट है, अलाई मीनार है, और आयरन पिलर है। जो आयरन पिलर है वो आपको पता ही है कि चंद्रगुप्त II के टाइम पर बना है, और वो किस लिए फेमस है, क्योंकि वो रस्ट रेजिस्टेंट है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम। तो गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है उन्होंने उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ मिलकर और अभिनव बिंद्रा ट्रस्ट फाउंडेशन ट्रस्ट के साथ मिलकर जो है ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है। अब ये उड़ीसा के स्कूल एजुकेशन सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। ये स्कूल्स में एक्चुअली 90 स्कूल्स जो है वो सिलेक्ट किए गए हैं रौड़केला और भुवनेश्वर डिस्ट्रिक्ट के, और वहाँ पे वैल्यू बेस्ड करिकुलम लाया जाएगा। तो जो है आपका वैल्यू बेस्ड करिकुलम डिज़ाइन किसने किया है, आपके इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ही डिज़ाइन किया है, ताकि जो है यंग लोगों को, जो स्टूडेंट्स को ओलंपिक वैल्यूज़ ऑफ एक्सीलेंस, रिस्पेक्ट और फ्रेंडशिप सिखाई जा सके। ठीक है, तो इनको जो है ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम को एक्चुअली 2006 में ही डेवलप कर लिया गया था, और उड़ीसा में उसको रिसेंटली इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है परम पोरुल। तो परम पोरुल एक सुपर कंप्यूटर है जिसको NIT
तिरुचिरापल्ली में जो है वो इंस्टॉल किया गया है और डेडिकेट किया गया है अंडर दी नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। एक सुपर कंप्यूटर आपको पता ही है होता क्या है। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? जो एक हाईएस्ट ऑपरेशनल रेट जो है पर परफॉर्म करता है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो बहुत फास्ट चलता है, वो पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकता है एज कम्पेयर टू जो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं जो कि सीरियल प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक है, तो CDC 6600 जो है 1964 में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था। तो हमारा नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, इसके बारे में भी देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये मिशन है। इसके अंदर हम नेटवर्क ऑफ सुपर कंप्यूटर्स लेकर आना चाहते हैं, कंट्री में बना रहे हैं, जो कि फ्यू टेराफ्लॉप से लेकर 100 ऑफ टेराफ्लॉप्स तक होंगे। और 3 ऐसे सिस्टम भी बनाए जाएंगे जो कि 3 पेटाफ्लॉप्स से भी 3 पेटाफ्लॉप्स या फिर 3 पेटाफ्लॉप से ऊपर होंगे। ठीक है, इनको एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में इंस्टॉल किया जाएगा। तो जैसे एक परम शिवाय को IIT BHU में इंस्टॉल किया गया था, ऐसे ही परम शक्ति और परम ब्रह्मा को IIT खड़गपुर और IISER पुणे में इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अलायंस ऑफ CEO क्लाइमेट एक्शन लीडर्स। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको इंडिया चैप्टर ऑफ अलायंस ऑफ CEO क्लाइमेट एक्शन लीडर्स को लॉन्च किया है। तो इंडिया का क्लाइमेट एक्शन और डिकार्बनाइजेशन एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए ये अलायंस बनाया गया है। तो इस अलायंस का मिशन क्या होगा कि इंडिया कैसे 2070 तक इंडिया जो है लो कार्बन ट्रांजिशन जो है करेगा। इंडिया ने टारगेट रखा है ना, ऑफकोर्स आपको पता है नेट जीरो टारगेट इंडिया ने रखा है कि 2070 तक हम जो है नेट जीरो जो है अटेन करना चाहते हैं। तो इस अलायंस के अंदर गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस और अदर स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेट करेंगे और वो जो है इंडिया को कैसे ट्रांजिशन करना चाहते हैं 2070 तक, कैसे नेट जीरो तक लेके आएंगे, इसके ऊपर जो है पूरा प्लान करेंगे। ठीक है, तो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होगा। केरनी एक आपकी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है और ORF मिलकर जो है हाई लेवल प्लेटफॉर्म जो है वो देंगे और सपोर्ट करेंगे बिजनेस लीडर्स को और गवर्नमेंट्स को कि कैसे नेट जीरो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हम जो है अचीव कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पृथ्वीराज चौहान। तो आपका हिस्ट्री का टॉपिक है, इवन आर्ट एंड कल्चर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी एक मूवी आ रही है, आपको पता है, उसके ऊपर कुछ कंट्रोवर्सी हो गई है। जस्ट डोंट गो इनटू दैट कंट्रोवर्सी। हमें सिर्फ ये देखना है कि पृथ्वीराज चौहान के जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान जी जो हैं वो चौहान या चाहमान डायनेस्टी ऑफ अजमेर को बिलोंग करते थे। 1177 या फिर 1178 के टाइम पर वो थ्रोन पर जो आए और ऑफ कोर्स शुरुआत में उनको बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा अगेंस्ट चालुक्याज ऑफ गुजरात, और लेकिन वो बहुत ही जो है सक्सेसफुल रहे। उन्होंने जो है इवन जो इन्वेडर्स थे, घुड़िब्स जो इन्वेडर्स थे, उनको भी फर्स्ट बैटल ऑफ टायरेन में हरा दिया था, लेकिन सेकंड बैटल में वो हार गए थे। ठीक है, जैसे ही वो सेकंड बैटल में हारे तब इंडिया में मुस्लिम रूल जो है वो स्थापित हुआ दिल्ली सल्तनत के साथ। ठीक है, तो ये कुछ छोटे से फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है एक्सरसाइज बोंगो सागर। तो ये सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक है। इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी के बीच में एक्सरसाइज की जा रही है बोंगो सागर नाम से, और इसमें हाई डिग्री ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी और जॉइंट ऑपरेशनल स्किल्स हम एक दूसरे की नेवी के साथ जो है टेस्ट करना चाहते हैं। तो ये फर्स्ट एडिशन इसका 2019 में किया गया था, ये थर्ड एडिशन है और इसको जो है पोर्ट मोंगला बांग्लादेश, आपके जो बॉर्डर लाइन पर ही पड़ता है, वहाँ पर इसको जो है एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is duty scrapped from edible oil. So in order to give relief to the consumers, Government of India has decided that they will go for duty-free imports of 20 lakh metric tons of crude soybean oil and crude sunflower oil for the next 2 years. So why the government has decided that? Because the retail inflation in edible oils has reached 18.8% level in March and 17.3% level in April. So actually what has happened is that because of Russian-Ukraine conflict, especially the sunflower oil is not, the supply of sunflower oil has suffered, and there are also other supply chain disruptions because of which edible oil is not coming to India. Okay, like you saw that recently we discussed that palm oil exports were stopped by Indonesia, who is the largest supplier of palm oil, and because of that also India was suffering. So for that the government of India saw that the prices have increased tremendously. So to give relief to consumers, the government decided to scrap the custom duty on the soybean and sunflower oil. Okay, so let us see this topic in detail. So this topic is important for your agriculture section, GS paper 3.
And let's see the status of edible oil in India. So you know that oil seeds and edible oil are basic essential commodities. According to certain data, India and an average Indian consumes about 19.5 kg of edible oil in a year, which amounts to about 26 million tons of edible oil consumption by India each year. Okay, but there is demand supply mismatch because we produce about 8.4 million tons of edible oil each year, which is just about 30% of our total demand. So that's why we have to rely on imports. So about 40% of total agricultural imports of India are just edible oil. Okay, so palm oil is accounts for the lion's share of our total imports, and palm oil is primarily sourced from Indonesia and Malaysia. And we saw that recently Indonesia, who is the largest supplier of palm oil, has banned the export of palm oil to meet its domestic shortages. Okay, similarly, soya oil is procured by India from Argentina and Brazil, and sunflower oil is procured by India from Ukraine and Argentina. So Ukraine is in a very bad situation, so that's why the sunflower oil is not coming from there. Okay, so that's why because of that there is price volatility in the international market, and it is affecting both the consumers and producers of the edible oil. So to because of that, inflation has increased in the prices have increased, and the common public is suffering in India. So the government has decided to cut back the import duty or the custom duty on edible oil. Okay, so several steps have been taken by the government to ensure that there is steady supply of edible oil in India. So like this technology mission on oil seeds was launched in 1986, and it was converted into national mission on oil seeds and oil palm in 2014, under which incentives were given for seeds, farm implements, and even water application tools were given incentives to, so that we can be self-reliant in edible oil. Okay, similarly, we discussed in August 2021 that the government launched this national edible oil mission, oil palm scheme, under which the target was to invest about 11,000 crore rupees so that India can be made a self-reliant in edible oil. Rashtriya Krishi Vikas Yojana, minimum under this scheme, minimum MSP is given for oilseed crops. Buffer stock is created to meet with the supply side disruptions. Similarly, export-import policy is decided by the government, and it reviews the duty structure of edible oils time to time so as to give the consumers some relief. Okay, certain e-governance initiatives have also been launched so that government can keep an eye over the price fluctuations and supply fluctuations, or even demand side disruption, demand side increase, and based upon that, prompt and informed policy decisions can be taken by the government, okay, in this vegetable oil sector. So the next topic is draft electronic waste management rules. So this topic is important for your environment section. So Union Environment Ministry has recently released the draft notification for electronic waste management rules, and it is expected that these rules will come into effect by August 2022. Okay, so certain changes have been made, like 60% of the electronic waste, which will be collected, 60% of the total electronic waste will be collected, and it will be recycled by the country by 2023, and the target is to increase it to the level of 70% and 80% in 2024 and 25 respectively. Similarly, extended producer responsibility certificates, a system for that has also been launched, so that the producers will certify the quantity of e-waste that they will collect and they will recycle in a particular year. Online portal has been created which will be monitored by CPCB, and the producers will have to specify their annual production and how much they will collect the e-waste in an year. Okay, but also if they fail to meet this collection targets, there will be penalty. Of course, that penalty has not been specified as of yet, but they will be given 3-year time frames so to meet their targets. So because India generates about 1 million, more than 1 million of tons of e-waste each year, and it is just
6% to 10% of that is collected in the country, and most of that is collection is done by informal sector. That's why we had to launch the e-waste management rules, so that more of this waste can be collected or handled by the formal sector. So these e-waste management rules were launched in 2016, so that recovery and reuse of useful material from e-waste can be done, so that hazardous waste which is otherwise destined for disposal can be recycled. So extended producer responsibility rules were also framed, so that manufacturers, dealers, e-retailers, and refurbishers will ensure that e-waste is effectively channelized and disposed of. In case there are orphan products are those products upon which nobody is making any claim, nobody is saying that we have produced it. For the collection of that e-waste, urban local bodies would be assigned the responsibility of it. Okay, so penalty for violation of such rules was also introduced in these waste management rules. Similarly, certain amendments were made in 2016 itself, under which provision for the introduction of producer responsibility organization was entrusted with the CPCB. Okay, so that PROs will have proof that any collection that they are making is legitimate, and they can share their proof with the registered authority, that is the CPCB. So the next topic is Qutub Minar. So this topic is important for your history section and also for your art and culture. So recently, Archaeological Survey of India has submitted in the Delhi Code that Qutub Minar is not a place of worship. There's a case we do not need to even talk about it, because it is controversial and UPSC does not go into controversies. So let us see something about Qutub Minar. Okay, so these are the monuments and buildings from Delhi Sultanate at Mehrauli in Delhi. It was named after the religious figure Sufi saint Khwaja Qutbuddin Bakhtiar Kaki. The construction of Qutub Minar started during the Qutbuddin Aibak, who belonged to Mamluk dynasty, and it continued during Iltutmish, but it was finally completed only during the Firoz Shah Tughlaq reign. It consists of Alai Darwaza Gate, Alai Minar, and Iron Pillar. And you know that Iron Pillar of Delhi was constructed by Chandragupta II, and it is famous for being rust resistant. Okay, so the next topic is Olympic Values Education Program. So this topic is important for the governance section. So International Olympic Committee, in collaboration with Abhinav Bindra Trust Foundation, has launched this Olympic Values Education Program in Odisha, and it provides values-based curriculum. So this curriculum has been designed by IOC, so that young people can be introduced to the Olympic values of excellence, respect, and friendship. Initially, this program will be implemented in 90 schools of Rourkela and Bhubaneswar, and in case it becomes successful, it will be extended to the entire state. Okay, so the next topic is Param Porul. So this topic is important for your science and tech section. So Param Porul is a supercomputer, and it has been installed at the NIT Tiruchirappalli. So what is a supercomputer? Of course, it performs at the highest operational rate, and it is not just a fast computer or a large computer, but it goes for parallel processing instead of the serial processing that an ordinary computer uses. So CDC 6600 is the first supercomputer which was launched in 1964. So let us also see about the National Supercomputing Mission. So it was jointly launched by the Ministry of Electronics and Department of Science and Technology. The aim is to establish a network of supercomputers ranging from a few teraflops to hundreds of teraflops, and 3 systems with greater than or equal to 3 petaflops in academic and research institutions were also to be launched by the year 2022. So according to that, Param Shivai was installed in IIT BHU, Param Shakti and Param Brahma were installed in IIT Kharagpur and IISR Pune respectively. Okay, so the next topic is Alliance of CEO Climate Action Leaders. So this topic is important for your environment section. So World Economic Forum has launched this Alliance of CEO Climate Action Leaders for India, and the aim is to supercharge India's climate action and decarbonization efforts. So this alliance will continue its effort to achieve the vision of net zero target by 2070. So Kearney and ORF will collaborate, and they will provide high-level platform to support these efforts of business leaders, governments, and other key stakeholders. So the next topic is Prithviraj Chauhan. So you know that this topic is important for your history section. There is a movie that has been in controversy. We do not need to go into the controversy, but let us see something about Prithviraj Chauhan. So he belonged to Chauhan or Chahaman dynasty of Ajmer,
he ascended to the throne in 1177 or 1178. He initially struggled against Chalukyas of Gujarat, but he was successful later. He decisively defeated the Ghurids, the invading army of Ghurids, in the first battle of Terrain, but later in the second battle of Terrain, he was defeated, and this led to the establishment of Delhi Sultanate, or the beginning of Muslim rule in India. Okay, so the next topic is exercise Bongo Sagar. So this topic is important for your security section. So the third edition of Indian Navy and Bangladesh Navy bilateral exercise Bongo Sagar has commenced recently at Port Mongla, Bangladesh. So this exercise is aimed to ensure high degree of interoperability and joint operational skills. And the first edition of this exercise was held in 2019. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.